हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा में कैसे लोकसभा का गठन होता है और विभिन्न तरह की बातें हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लोकसभा में हम बात कर लेते हैं लोकसभा को और किस किस नामों से जाना जाता है। तो इसको एक निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन। इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन। और इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन। फिर हम बात करते हैं, देखो, राज्यसभा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है इसीलिए उसे राज्यसभा कहा जाता है। और लोकसभा जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब डायरेक्ट जनता ही इन विधायकों, इन सांसदों को निर्वाचित करती है, इसलिए लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन। लोकसभा को किन नामों से जाना जाता है? तो निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन और जनता का सदन। इसके आगे हम बात करते हैं लोकसभा के, लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन हम अनुच्छेद 81 में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 81। अब देखो, लोकसभा के गठन में हम पढ़ते हैं तो लोकसभा के गठन में देखो, मूल संविधान जो था उसमें लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी थी? 500। केवल 500 सदस्य मूल संविधान में थी। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी थी? 500। फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। उस समय उस संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों का भी निर्माण हुआ। तो फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 में लोकसभा की संख्या 525 प्लस यूनियन टेरिटरीज आए। यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी हो गई? 500 तो लोकसभा की सदस्य संख्या और 25 यूनियन टेरिटरीज, कुल मिला के 525 संख्या उस समय 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत थी। फिर हुआ एक 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन 1973 में। इस समय जो संख्या थी वो लोकसभा सदस्य संख्या राज्य की 525 हो गई थी और यूनियन टेरिटरीज की 20 हो गई थी। तो कुल मिला के कितनी संख्या हो गई? 545। देखो, मूल संविधान में लोकसभा की संख्या कितनी थी? 500। 7वें संविधान संशोधन 1956 हुआ, उसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश बने। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या थी 25 और लोकसभा की थी 500, तो कुल मिला के 525। फिर हुआ 31वां संविधान संशोधन, उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 20 हो गई और इधर लोकसभा सदस्य संख्या कितनी हो गई? 525, तो कुल मिला के 545। इसके बाद एक पुनर्गठन हुआ, एक पुनर्गठन अधिनियम आया, गोवा व दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम। दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 1987 में आया और 1987 में कितनी सीटें हो गई? तो 530 प्लस 20, कुल मिला के 550 सीटें हो गई। और ये 550 सीटें अधिकतम है, इससे एक सीट ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है अधिकतम 550 सीटें रहेगी लोकसभा में। इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, तो 550। अभी हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा में 524 तो राज्यों की सीटें हैं और 19
यूनियन टेरिटरीज की। तो 543 सीटें कुल मिला के अभी वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं। 524 तो चुनकर आते हैं कहां से, राज्यों से, और 19 जो आते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से 19 सदस्य चुनकर आते हैं। तो 543, वो जो 2 सदस्य का जो कंफ्यूजन है एंग्लो इंडियन, उसको अभी निष्प्रभावी कर दिया है 104वें संविधान संशोधन से। 104वां संविधान संशोधन जो हुआ अभी 2019 में, उससे 2 एंग्लो इंडियन जो चुनकर आते थे उसे अभी 2030 तक निष्प्रभावी कर दिया है। इसीलिए यहाँ पे 545 ना होकर 543 सीटें हैं, निष्प्रभावी कर दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप। 81 में हो गया हमारे लोकसभा का गठन हो गया। फिर हम बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे अब 81-2 की बात करेंगे। जैसे 81-1 में हमारा ये गठन हुआ लोकसभा का, 81-2 की बात करते हैं। 81-2 में भी क और ख है, मतलब अलग अलग क्लोज है दो, उन दो की बात कर लेते हैं हम। 81 एक तो क है और 81 एक ख है। ठीक है, 81-2 की बात कर रहे हैं। 81-2 क और 81-2 ख। ठीक है दोस्तों, 81-2 क में क्या लिखा हुआ है, 81-2 ख में क्या है, तो हम बात करते हैं 81-2 क। इसमें सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन किस बेसिस पे होगा, सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन किस बेसिस पे होगा। ठीक है, सीटों का आवंटन इस पे जिस राज्य में लोकसभा की सीटें हैं उसकी जो सीटें हैं वो सीटें उसकी जनसंख्या के अनुपात पर, जनसंख्या के अनुपात पर दूसरे राज्य से यथासाध्य हो, दूसरे राज्य से यथासाध्य हो। कहने का मतलब है जिस राज्य में जो जनसंख्या है उसके उस आधार पर जो सीटें होगी वही सीटें और जनसंख्या के अनुपात दूसरे राज्य में भी समान होंगे। मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा और सीटें और जनसंख्या का अनुपात जो एक राज्य में है वो 28 राज्य में समान होगा। जैसे कि हम उदाहरण से समझे इसको, जैसे कि राजस्थान में 1 करोड़ जनसंख्या है, 1 करोड़ जनसंख्या पर लोकसभा की सीटें 25 है। ठीक है, केवल उदाहरण दे रहा हूं। और हम यूपी में 2 करोड़ की जनसंख्या है, राजस्थान में 1 करोड़ की जनसंख्या पर 25 है। ठीक है, तो यूपी में 2 करोड़ की जनसंख्या पर कितनी होगी, तो 50 सीटें हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या के आधार पर 1 करोड़ पर 25 है तो 2 करोड़ पर 50 होगी। ये सम्मान अनुपात होगा, ये राज्यों में सम्मान अनुपात, सीटों और जनसंख्या का सम्मान अनुपात, वही सम्मान अनुपात दूसरे राज्यों में भी होगा। ये बात कही गई है 81-2 कहना। देखो एक बात और है कि जैसे कई यूनियन टेरिटरीज और कई राज्यों में जनसंख्या कम होती है, हम जनसंख्या के आधार पर सीटों का अनुपात तय करते हैं और सभी में समान सीटें और जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों में समान रखते हैं। लेकिन कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, कई ऐसे राज्य है जिनमें सीटों का प्रावधान नहीं हो सकता है क्योंकि वहां की जनसंख्या इतनी है नहीं। तो उसके लिए भी सरकार ने संविधान में एक प्रावधान किया है। संविधान में 31वां संविधान संशोधन किया है 1973 में ये कहा गया है जिस राज्य और जिस यूनियन टेरिटरीज, मतलब जिस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या 60 लाख से कम होगी, 60 लाख से कम होगी, उस पर जो 81-2 क है, उस पर 81-2 क है, उस पर 81-2 क लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा।
ठीक है दोस्तों। 81(2) का हमने पढ़ा, किसी राज्य में जनसंख्या के आधार पर सीटें का जो अनुपात होता है, उन सीटों का अनुपात जनसंख्या और सीटों का अनुपात दूसरे राज्य में भी समान होना चाहिए। लेकिन किसी राज्य में जनसंख्या बहुत कम है, वहां पर सीटों का प्रावधान नहीं हो सकता है, तो ऐसे राज्यों के लिए 31वां संविधान संशोधन 1973 किया गया, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 लाख से कम जनसंख्या होगी, वहां पर 81(2) के लागू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखें। और अपन बात करते हैं 81(2) ख की। 81(2) ख में क्या कहा गया है? 81(2) ख में जिस राज्य में, जैसे कि एक कोई राज्य है, राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या बराबर हो। ये 81(2) ख में कहा गया है, सभी राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, राज्य के जैसे एक राज्य है राजस्थान के जैसे लोकसभा सीटें कितनी है? तो 25 ही निर्वाचन क्षेत्र जो है, उन 25 ही निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व होगा, जनसंख्या जो होगी वो सब में बराबर होगी। इसे परिसीमन कहा जाता है। परिसीमन एक आयोग होता है, उसमें उसकी भी बात करेंगे, परिसीमन आयोग की संरचना की बात करेंगे। उसमें एक आयोग होता है जो वह किसी राज्य में जाकर उसके निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का बराबर हिस्सा सभी प्रतिनिधि को दे देता है। उसमें क्या, अपने जो प्रतिनिधि होता है उस पर कोई ज्यादा भार नहीं पड़ता है, या किसी के हिस्से में कम जनसंख्या आ जाती है या किसी के हिस्से में ज्यादा जनसंख्या आ जाती है, और इन जनसंख्या के अनुपात को बराबर करने के लिए परिसीमन आयोग बनाया जाता है और परिसीमन किया जाता है। और वो परिसीमन का आधार क्या रहता है? अब बात आती है परिसीमन का आधार क्या रहेगा। ठीक है, 81(2) क और 81(2) ख की हमने बात की, दोनों अनुच्छेद। अब इसका आधार क्या रहेगा कि किस जनसंख्या को हम आधार माने? तो 81(3) में कहा गया है कि जो नवीनतम आंकड़ा होगा, नवीनतम जनसंख्या का आंकड़ा, उसको आधार माना जाएगा, उसी को आधार माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, 81(3) में ये कहा गया है कि आधार क्या होगा? तो आधार जनसंख्या होगी, और जनसंख्या का भी आधार क्या होगा? जैसे जनसंख्या गणना हर 10 वर्ष में होती है, तो जनसंख्या का आधार क्या होगा? तो नवीनतम जनसंख्या का जो भी आंकड़ा होगा उसे आधार माना जाएगा। फिर इसके बारे में बात करते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें 81(2) क जिसमें सीटों का आवंटन है। ठीक है, जिसमें सीटों का आवंटन है, और 81(2) ख जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है। इन दोनों का जो आधार माना गया वो 1971 का आधार माना गया। और इसको कहां तक बढ़ाया गया? तो 2000 ईस्वी तक इसे बढ़ाया गया। 2000 ईस्वी तक बढ़ाया गया। 1971 को ही आधार क्यों माना गया? और 1971 को आधार तो माना गया, लेकिन ये 1971 की बात क्यों आई? तो हम बात करते हैं भारत में, जैसे एक उत्तरी क्षेत्र है और एक दक्षिणी क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र में जनसंख्या नियंत्रण नहीं रहता है और जनसंख्या जल्दी बढ़ती है, तो वहां पर जनसंख्या जल्दी बढ़ेगी तो वहां की सीटें भी जल्दी बढ़ेगी। तो उस समय क्या प्रावधान किया गया था कि जनसंख्या को नियंत्रण करे, और जनसंख्या को नियंत्रण करने में
दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है वो दक्षिणी भारत का हिस्सा जनसंख्या कंट्रोल करने में समर्थ था और वो अपने काम पूरे तरीके से कर रहा था। तो उत्तरी भारत में इतनी कोई समझ नहीं थी और वो जनसंख्या नियंत्रण पर इतना ध्यान नहीं देते थे, तो जनसंख्या भी बढ़ती थी, उनकी सीटें भी बढ़ती थी। तो दक्षिण भारत के लोग आए और उन्होंने कहा भाई हम तो जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रहे हैं और हमारी लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व तो कम रहेगा, हमारी जनसंख्या कम है तो हमारी सीटें कम होगी। तो उसी के आधार पर सरकार ने संविधान में फिर संशोधन किया और कहा कि 1971 की जनगणना का आधार ही रहेगा और उसके आधार पर ही 2000 ईस्वी तक लोकसभा की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसमें लोकसभा की सीटें हैं, इनमें 2000 ईस्वी तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। इसके बाद कितनी जनगणना हो उसको आधार नहीं माना जाएगा। और जो परिसीमन होगा निर्वाचन क्षेत्रों का बराबर हिस्सा दिया जाएगा, एक ही राज्य में सभी निर्वाचन क्षेत्र में बराबर जनसंख्या का बंटवारा किया जाएगा, वो भी 2000 तक होगा, 2000 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। फिर इसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ, 84वां संविधान संशोधन 2001 84वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि 81 इनकी सीटों को हम जो 81 है इनकी सीटों को हम 1971 ही रहेगा जनगणना का आधार तो, लेकिन इनकी सीटों को हम कहां तक बढ़ाते हैं तो 2026 तक बढ़ा देते हैं, 2026 तक बढ़ा दिया। मतलब अब जो 84वां संविधान संशोधन 2001 हुआ उसमें कहा गया है कि 81 की जो सीटें होगी उनका आधार 1971 ही रहेगा, लेकिन 2026 तक लोकसभा की कोई भी सीटें नहीं बढ़ेगी, 2026 तक जो सीटें हैं वही रहेगी। फिर एक 84वां संविधान संशोधन 2001 यही हुआ और इसमें 81(2) में कहा गया जो परिसीमन होता है, जो एक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या में बराबर बांटा जाता है, उसकी अवधि जो उसकी जो गणना होती है वो 1971 आधार था, यहाँ पर 1991 उसको आधार मान लिया गया कि अब जो परिसीमन होगा राज्यों का जो परिसीमन होगा वो 1991 की जनगणना के आधार पर होगा, ऐसा कहा गया। फिर एक संविधान संशोधन होता है 87वां संविधान संशोधन होता है, वो होता है 2003 में 87वां संविधान संशोधन होता है और इसमें कहा गया कि जो परिसीमन और जो जनसंख्या का आधार बढ़ाया गया है वो 1991 में न होकर 2001 होगा। जो परिसीमन का आधार 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत 1991 में रखा गया था उसको बदलकर 2001 कर दिया गया, 87वें संविधान संशोधन 2003 में। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि 2026 तक लोकसभा की कोई भी सीटें नहीं बढ़ी, 2026 तक लोकसभा की कोई भी लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। और जो परिसीमन होता है वो परिसीमन 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार परिसीमन होगा। ठीक है दोस्तों, ये 83 आपके कंप्लीट होगा। फिर हम बात करते हैं परिसीमन आयोग क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है। परिसीमन आयोग तो आपको पता ही है कि हर राज्य में जाकर वो अपना परिसीमन रिपोर्ट देती है, परिसीमन तैयार करती है। जैसे कि परिसीमन आयोग एक तो परिसीमन अधिनियम, पहला परिसीमन अधिनियम 1952 में आया, एक आया 1962 में,
एक आया 1972 में और एक आया दोस्तों 2002 में। ठीक है दोस्तों, ये परिसीमन आयोग है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये परिसीमन आयोग है। परिसीमन आयोग की हम बात करें तो इसमें परिसीमन आयोग में कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष रहते हैं, और इसमें जो इनका कार्य होता है वो कितने वर्षों तक चलता है, क्या रिपोर्ट आती है और किसको सौंपी जाती है। देखो, परिसीमन आयोग होता है, परिसीमन आयोग में एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो कि अध्यक्ष होता है, ये अध्यक्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। एक होता है इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है दोस्तों। एक होता है इसमें राज्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और एक होता है इसमें लोकसभा व विधानसभा के 5-5 सदस्य होते हैं, 5-5 सदस्य होते हैं। एक खास बात यह है इसमें कि लोकसभा और विधानसभा के जो 5-5 सदस्य होते हैं उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है, इसमें मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ये परिसीमन आयोग की संरचना है। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा और एक लोकसभा व राज्यसभा के 5-5 सदस्य होंगे जिनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। एक बात इसमें कि ये सभी राज्य, जैसे 28 राज्य है तो 28 ही राज्यों के चुनाव आयुक्त होंगे, नहीं, जिस राज्य का परिसीमन हो रहा होगा उसमें उस राज्य का चुनाव आयुक्त शामिल हो जाएगा, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश शामिल हो जाएगा जो कि अध्यक्षता करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा और विधानसभा के 5-5 सदस्य जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। अभी जो 2002 में परिसीमन आयोग आया है उनके अध्यक्ष कौन थे, तो 2002 में जो परिसीमन आयोग आया है, 2002 में जो परिसीमन आयोग उनके अध्यक्ष जो थे कुलदीप सिंह, ठीक है दोस्तों। और जो उन्होंने जो कार्य किया वो 2004 से 2008 तक परिसीमन किया। एक बात और दोस्तों कि परिसीमन आयोग जो होता है वो लोकसभा व विधानसभा दोनों का परिसीमन करता है, और जो इनके फैसले आते हैं, जो रिपोर्ट आती है इनकी जो रिपोर्ट आती है उनको कोई भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते। किसी भी न्यायालय में आप इनके फैसलों को चुनौती नहीं दे सकते हैं, नहीं। ये होता है आपका परिसीमन आयोग, ठीक है दोस्तों। इसके आगे बात करेंगे हम कल।